हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल और जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं रायपुर से। और लगातार जारी देखने पर मिल रहा है आपको मिडाइवल हिस्ट्री के क्लासेस, जहां पर टॉपिक जो मुगल एम्पायर है उसकी चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 11, ठीक है, 11वां भाग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। पार्ट 11 लेके लाए हैं। तो चलिए फिर बातें करते हैं क्या कुछ खास है आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने क्या कहा था भाई। पिछले क्लास में हमने औरंगजेब की बातें स्टार्ट की थी, जहां पर औरंगजेब की पूरी परिचय पूरा हिस्ट्री देख चुके हैं। किस प्रकार से औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया था और किस प्रकार से अपने चारों भाइयों की हत्या कर, चारों भाइयों को पराजित कर वो मुगल साम्राज्य का क्या बने थे, शासक बने थे। औरंगजेब की और अन्य बातें हमने की थी, क्या क्या उन्होंने प्रतिबंध, किस किस पर प्रतिबंध लगाया था, जजिया कर जो है फिर से स्टार्ट किया था, क्या था जजिया कर वगैरह सभी बातें हमने की थी। इनकी कितनी पत्नियां थे, किस प्रकार से ये शासक थे, किस प्रकार से क्रूरता दिखाई है, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया था। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं इनकी बातें। और जहां पर एक और चीजें हमने बातें की थी, मराठा विद्रोह की भी चर्चा की थी। इस समय जितने भी विद्रोह को हम देखेंगे, मराठा विद्रोह हो चुका है, जहां पर हमने ये कहा था कि मराठा शासक शिवाजी के साथ इनका सामना होता है और शिवाजी को जो है क्या मजबूर कर देते हैं किस पर, पुरंदर की संधि पर। वो मजबूर करने वाला कौन है, आमिर शासक जयसिंह। तो आमिर शासक जयसिंह जो इनके पक्ष में थे, औरंगजेब के पक्ष में थे, दोनों के बीच मित्रता हो गई थी, संबंध बन गए थे। और जिसके कारण से मराठा शासक शिवाजी या पुरंदर की जो है घेराबंदी कर चुके थे मराठा शासक शिवाजी पर। और पुरंदर की संधि यहाँ पर देखने को मिला था। और क्या थी पुरंदर की संधि, हमने बात की थी, जहाँ पर शर्तें देखने को मिला था। तो 35 किले शिवाजी के पास थे, तो जिसमें से 23 किले मुगल को दे दिया जाए, ऐसा फरमान, ऐसा शर्तें देखने को मिला। तो 22 किले खुद शिवाजी रखे। इनके जो पुत्र है संभाजी, इनको दरबार में 5000 मनसबदार के साथ यहाँ पर रखा गया था, ये भी हम जानते हैं। और इनको आगरा किया था, आमंत्रित किया था, आगरा बुलाकर, ठीक, आगरा बुलाने के लिए आमंत्रित किया था शिवाजी को। और ये भाई साहब आए थे, लेकिन इनका अपमानित किया गया था, जिसके कारण इसको कैद की सजा दी गई थी। बाद में ये छूट जाते हैं और मराठा को फिर जो है उच्च लेवल पर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये फिर बाद में महाराष्ट्र के आन बान शान बन जाते हैं, कौन, शिवाजी। और शिवाजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए उसी पर जारी रहेगा आज की क्लास, आगे की बढ़ेंगे। और आज की क्लास हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं जाट विद्रोह के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है भाई, औरंगजेब तो चल रहा है, औरंगजेब में प्रमुख विद्रोह देख रहे थे। और प्रमुख विद्रोह में दूसरे नंबर पर जाट विद्रोह, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है भाई साहब, जाट विद्रोह। चलिए, जाट विद्रोह, जाट विद्रोह में आपको देखने को मिलेगा, एक तो मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, जाट विद्रोह में कौन कौन से जो है जाट थे, ठीक है। एक तो आपके गोकुल जाट थे, क्या भाई साहब, गोकुल जाट। गोकुल जाट के साथ इनका क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। एक और जाट राजा, राजा राम थे। एक और जाट चूड़ामन, कौन सा भाई साहब, चूड़ामन। चूड़ामन, ठीक है। ये तीन जाटों के साथ इनका संघर्ष था। किनका भाई, इनकी बातें कर रहे हैं, औरंगजेब की बातें कर रहे हैं। कौन है, चूड़ामन। चलिए पहली बात समझते हैं किनके बारे में। कारण देखिए, गोकुल जाट ने विद्रोह किया था, विद्रोह का कारण क्या था। देखिए विद्रोह का अगर कारण की बात करें तो विद्रोह का कारण था कि ये धार्मिक कट्टर कौन थे भाई साहब, औरंगजेब जो है सुन्नी मुसलमान थे। अब जानते हैं, मैंने कहा औरंगजेब बहुत जो धार्मिक कट्टर थे, जो
हिंदू देश है, उनको पूरा जो है भारत को वो मुसलमान देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहली बात है धार्मिक कट्टरता के कारण, धार्मिक कट्टरता के कारण जो है क्या हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। दूसरी बातें जमींदारी प्रणाली लागे थी, इनके समय जमींदारी प्रणाली लागी थी, तो इनके कारण से ये हुआ था, विद्रोह हुआ था। ठीक है, और कहा जाता है इन्हीं के कारण क्या किए थे भाई साहब, गोकुल जाट ने विद्रोह किया था और बाद में गोकुल जाट की हत्या करा देते हैं। ठीक है, गोकुल जाट की क्या करा देते हैं, जाट की हत्या करा दिया जाता है, करा देते हैं। ठीक है, ये बातें हैं। इसके अगर कारण की बात की जाए, ये विद्रोह के कारण की बात की जाए, तो जाट विद्रोह में आपको देखने को मिलेगा राजा राम, ये भी धार्मिक कट्टरता के कारण किए थे, धार्मिक कट्टरता के कारण। ठीक है, कारण क्या है, धार्मिक कट्टरता। इन्होंने क्या किया था भाई साहब, राजा राम के बारे में ये जानिए कि आप जानते हैं अकबर के जो हड्डी को, अकबर की जो कब्र को, अकबर की कब्र को खुदवा लिए थे और खुदवा कर इनकी हड्डी को जला दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, अकबर की कब्र को खुदवा कर, खुदवा कर उनकी, इनकी भाई अकबर की, उनकी हड्डी को जला दिए थे, जला दिए थे। ठीक है, तो इनकी धार्मिक जो कट्टरता देखी गई थी किस पर, औरंगजेब, तो उसी धार्मिक कट्टरता को चोट पहुंचाना है। ठीक है, राजा राम का ये मानना है कि अगर हम इसकी धार्मिक कट्टरता को, जो है धार्मिक चीजों को हम क्या करें, चोट पहुंचाए। ठीक है, तो क्या किया जाए, तब ये जो है बौखला जाएगा। इसी कारण से ठीक है, राजा राम की बाद में क्या हो जाती है, हत्या, राजा राम की भी हत्या, की भी क्या की जाती है, अभी हत्या की जाती है। ठीक है, और आप जानते हैं ये कारण क्यों, ये क्यों किया था, अकबर की कब्र से उनकी हड्डी को क्यों निकलाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि औरंगजेब ने क्या किया था, जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़कर मस्जिद बनाए थे। ठीक है, तो उन्होंने भी किया था भाई सब, चलो अकबर की कब्र को निकाल लेते हैं, खोद कर उनकी हड्डी को जला देते हैं और बाद में राजा राम की हत्या कर दिया जाता है। चलिए, ये सब बातें हैं। चलिए, चूड़ामन की बात करें तो चूड़ामन ने भरतपुर पर, भरतपुर में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। क्या कर दी भाई साहब, अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अरे भाई, मुगल शासन रहते हुए भी, मुगल शासन रहते हुए अपनी जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, बाद में भी जो है इनकी भी हत्या कर दी जाती है, बाद में इनकी भी हत्या, इनकी भी हत्या। ठीक है, लेकिन इस समय, जिस समय ये अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किए थे, उस समय जो औरंगजेब थे वो दक्षिण भारत के विजय अभियान पर क्या था, बिजी था। औरंगजेब दक्षिण भारत के अभियान पर बिजी था। क्या भाई, अभियान में क्या था, बिजी शेड्यूल था भाई सबका, बिजी था। ठीक है, तो ये चीजें जानिए, जानिए तो ठीक है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देते हैं। थर्ड नंबर में हम बात करेंगे सिख विद्रोह। क्या भाई साहब, सिख विद्रोह। चलिए, सिख विद्रोह में हम बात करेंगे, एक तरफ जो है, चलिए पहले सिख की बात कर लेते हैं। एक जो है तेज, जो है गुरु, सिखों के गुरु, गुरु तेग बहादुर। ठीक है,
जो सिखों के 9वें गुरु थे भाई साहब। सिखों के क्या थे भाई? 9वें गुरु। ठीक है, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर क्या थे? सिखों के 9वें गुरु थे। चलिए, कारण अगर बात करें इस विद्रोह का कारण है कि देखिए, औरंगजेब ने क्या कहा था तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या कहा कि भाई साहब आप सिख हो, ठीक है, सिख हो, ठीक है, तो आप ऐसा करो, इस्लाम कबूल कर लो। ठीक है, क्या करो? इस्लाम कबूल कर लो। ठीक है, तो ये कारण था कि तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए क्या किया था? दबाव बनाया था। चलिए, तो कारण हम बात करेंगे। 1665 में जब पुरंदर की संधि के बाद ये हुआ था, तो 1665 में औरंगजेब ने औरंगजेब ने तेग बहादुर तेग बहादुर को इस्लाम इस्लाम कबूल करने का क्या किया भाई? दबाव बनाया। ठीक है, क्या किया? दबाव बनाया कि भाई साहब अब इस्लाम कबूल कर लो, सीखो, छोड़ो ये सिख वगैरह। ठीक है, क्या कर लो? आप क्या हो? इस्लाम कबूल कर लो। ठीक है, लेकिन अगर तेग बहादुर की बात करें तो जो है तेग बहादुर ने मना कर दिया। ठीक है, क्या कहा? तेग बहादुर ने अपनी बहादुरी दिखाई और तेग बहादुर ने क्या किया? इस्लाम मना कर दिया। ठीक है, इस्लाम कबूलना मना कर दिया। कहने का मतलब इस्लाम कबूला नहीं। ठीक है, तो इस पर रोष दिखाकर इस तेग बहादुर पर क्या कहा जाता है? इनके शरीर पर जो है कई घात किए। ठीक है, इसी कारण से शरीर पर पत्तियों से पत्तियों से कुरान लिखवाए, कुरान लिखा और कई घात किए। ठीक है, क्या कहा जाता है? कई घात किए। ठीक है, तो तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल नहीं किया, और तेग बहादुर ने इस्लाम जब कबूल नहीं किया तो पत्ती से, ब्लेड से उनके शरीर पर, तेग बहादुर के शरीर पर कई घात किए, और पत्तियों से ही, ठीक है, पत्तियों से ही कहा जाता है कि कुरान लिखवाया गया था। ठीक है, और बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है। क्या? बाद में इनकी भी क्या की जाती है? हत्या की जाती है। ये चीजें याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई किसकी बातें? गुरु तेग बहादुर की। नेक्स्ट बातें, दूसरी बातें मैं करना चाहूंगा किसकी बातें? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख विद्रोह में। ठीक है, एक तो तेग बहादुर 9वें गुरु, और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु। ठीक है, क्या है? सिखों के कौन से गुरु भैया? कितने में? 10वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। इस गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि जो इन्होंने खालसा धर्म जो है, सिख धर्म, ठीक है, सिख धर्म से, सिख धर्म को, ठीक है, सिख धर्म को क्या है? खालसा पंथ में परिवर्तित किया। पंथ में क्या किया? परिवर्तित किया। परिवर्तित किया। अब भाई साहब खालसा पंथ क्या है? ठीक है, सिख धर्म तो समझ आता है, जैसे इस्लाम धर्म होता है, हिंदू धर्म होता है, बौद्ध धर्म होता है, जैन धर्म होता है, उसी प्रकार से सिख धर्म है। लेकिन ये खालसा पंथ क्या है?
देखिए खालसा पंथ कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा कि अब समय आ चुका है, ठीक है, कब समय आ चुका है कि धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है, धर्म की रक्षा के लिए सैनिक रखी जाए, ठीक है, धर्म की रक्षा के लिए किसकी रखी जाए, सैनिक रखी जाए। खालसा पंथ कहने का मतलब है धर्म की रक्षा के लिए, रक्षा हेतु क्या रखी जाए भाई, सैनिक रखी जाए, सैनिक रखे जाए, ठीक है। और इसी कारण से भाई साहब क्या हो जाते हैं, औरंगजेब नाराज हो जाते हैं, इसी कारण से क्या हो जाता है, औरंगजेब नाराज, ठीक है, औरंगजेब क्या हो जाते हैं, नाराज होता है, हो जाते हैं किसी कारण से, इसी कारण से कि खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया, करने का मतलब है अब धर्म की रक्षा के लिए सैनिक भी रखे जाए, ठीक है। चलिए गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने, ठीक है, प्रत्येक सिख के लिए, आप जानते हैं प्रत्येक सिख के लिए, सिख के लिए क्या किया था भाई, 5 निशानी रखने के लिए कहा, 5 निशानी रखने हेतु जो है बात की, रखने को कहा, ठीक है। और वो 5 निशानी क्या है भाई, कंघा, ठीक है, कड़ा, केस, केस, कंघा, कड़ा, ठीक है, कच्चा और कृपाण, या जिसको कटार बोला जाता है, क्या है, कृपाण, या जिसको क्या बोलते हैं भाई, कटार, ठीक है, समझते हैं ना, ठीक है। तो केस मतलब सिखों में आप जानते हैं बाल रखे जाते हैं, लंबे लंबे बाल रखे जाते हैं, ठीक है। कंघा, ठीक है, कंघा तो समझते हैं कड़ा, जो यहाँ पर जो पहनते हैं चूड़ा टाइप, हाँ ठीक है, उसको कड़ा, कच्छा, ठीक है, और कृपाण कटार, ठीक है, जो है छोटी सी तलवार नुमा जो संरचना होती है कटार, वो सब रखने को लगा, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के समय जो 10वें गुरु थे, उसके समय भी देखने को मिली। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गए आपके कौन से सिख विद्रोह, जहां पर गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे उनको इस्लाम कबूल नहीं किए थे, और जिसके कारण से इनके शरीर पर कई जो है वार किए, और कुरान लिखा गया था पत्तियों से, बाद में इनकी हत्या की गई थी। तो ये सिख विद्रोह भी हो गया, जाट विद्रोह भी हो गया, ठीक है। सतनामी विद्रोह, सतनामी बुंदेला राजपूत मारवाड़। थर्ड नंबर की बात करें, फोर्थ, थर्ड हो गया क्या, चलिए थर्ड नंबर की बात करें, तो थर्ड नंबर पे हम देखते हैं क्या, सतनामी विद्रोह, सतनामी विद्रोह, चलिए सतनामी विद्रोह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर यहाँ पर जो है कब हुआ था सतनामी विद्रोह, 1672 में हुआ था, और जो है यहाँ के जो सतनामी है वो कृषक जो समुदाय थे, ठीक है, कृषक क्या थे भाई साहब, कृषक समुदाय से आते हैं, सतनामी जो है इस समय क्या है, आते थे, कृषक समुदाय से आते थे, और और आप जानते हैं मैंने कहा कि जमींदारी व्यवस्था लागू की थी, ठीक है, जमींदार हुआ करता था, वहां से कर टैक्स लिए जाते थे, जमींदारी व्यवस्था के कारण क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, जमींदारी व्यवस्था के कारण विद्रोह छिड़ा था, विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह में, ठीक है, औरंगजेब की विजय हो जाती है, जैसे औरंगजेब की क्या हो जाती है भाई साहब, विजयी हो जाती है, औरंगजेब विजयी हो जाते हैं, ये आप समझिए। तो इधर कुछ खास नहीं है, यहाँ पर मेन वही चीजें हैं, यहाँ पर चौथा अगर देखें तो बुंदेला विद्रोह एक और हुआ था, क्या है, बुंदेला
विद्रोह देखने को मिला था। ठीक है, क्या है, बुंदेला विद्रोह। और यहाँ पर जो बुंदेला शासक थे, ठीक है, बुंदेला शासक, बुंदेला शासक थे चंपत राम बुंदेला। क्या था भाई, चंपत राम बुंदेला। ठीक है, और चंपत राम बुंदेला और इन दोनों के बीच क्या हुआ था, ये विद्रोह किए थे। बाद में क्या हुआ था, बाद में दोनों के बीच संधि हुई थी। दोनों के बीच बीच क्या हो गई थी, संधि। दोनों का मतलब क्या है भाई, दोनों के बीच कहने का मतलब है औरंगजेब, औरंगजेब एवं चंपत राम, चंपत राम। ठीक है, दोनों के बीच क्या हो गई थी, संधि हो गई। और बाद में पता चलता है ये संधि हुई थी, ये संधि हुआ था कब भाई साहब, 1705 में। ये जो संधि हुआ था कब, 1705 में। और आप जानते हैं औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। और इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद बुंदेला फिर से स्वतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, बुंदेला क्या हो जाता है, फिर स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट है मारवाड़ विद्रोह। क्या है, मारवाड़ विद्रोह। ठीक है, क्या हुआ था भाई साहब, एक और विद्रोह जिस देखने को मिला था औरंगजेब के समय, एक और विद्रोह जिसको हम कहते हैं मारवाड़ विद्रोह। मारवाड़ जो शासक थे, मारवाड़ शासक, और मारवाड़ शासक कौन थे भाई, जसवंत सिंह। क्या था, जसवंत सिंह। जिस समय शासक औरंगजेब थे तो उसके समकालीन शासक मारवाड़ के जसवंत सिंह। ठीक है, ठीक है, जसवंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि जसवंत सिंह का जो नाबालिग पुत्र, नाबालिग पुत्र, ठीक है, जसवंत सिंह का जो नाबालिग पुत्र था वो था अजित सिंह। क्या भाई साहब, अजित सिंह। तो नाबालिग पुत्र होने के कारण जो है मुगल शासक कौन है, मुगल शासक औरंगजेब। कौन है भाई साहब, इस समय इसकी बातें कर रहे हैं, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया था, इस जसवंत सिंह के स्थान को कब्जे में ले लिया था। ठीक है, मृत्यु के बाद, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जो है जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ को कब्जे में ले लिया। ठीक है, मारवाड़ को क्या किया, कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से, इसकी वजह से विद्रोह हो गया, विद्रोह छिड़ गया। और विद्रोह में आपको देखने को मिलता है कि दुर्गा दास नामक व्यक्ति, फिर अजित सिंह के नाबालिग पुत्र अजित सिंह भी साथ में थे। और अजित सिंह की माता भी इनके साथ थी। तो इन सभी ने क्या किया था, मिलकर विद्रोह किया था, किस पर, औरंगजेब का विद्रोह किया था। और बाद में फिर से मुगलों की विजय हो जाती है। किसकी विजय हो जाती है, मुगलों की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। ठीक है, और कहा जाता है इनके बाद ही, मारवाड़ विद्रोह के बाद ही यहाँ पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, जजिया कर पुनः लगाया था। हम हमने बात की थी कि जजिया कर ने भाई साहब ने लगाया था। ठीक है, तो मारवाड़ विद्रोह की विजय के उपरांत मुगल शासक औरंगजेब ने क्या किया था, जजिया कर लगाया था। तो मैंने क्या कहा, मारवाड़ विद्रोह में मारवाड़ शासक कौन थे, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का नाबालिग पुत्र था अजित सिंह। और अजित सिंह चूंकि ये व्यवस्था संभाल नहीं पाएंगे, मारवाड़ शासक बन नहीं पाएंगे। और इसी को देखते हुए औरंगजेब ने, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो मृत्यु के उपरांत, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद
मारवाड़ को अपने कब्जे में ले लिया। जब कब्जे में ले लिया तो यहाँ के जो कुछ लोग थे, दुर्गाराज, अजित सिंह और अजित सिंह की माता, सभी ने मिलकर मुगलों का विरोध किया, मुगलों का जो है, ठीक है, विरोध किया। और इसी के चलते यहाँ पर औरंगजेब ने इसको फिर से इनका दमन कर दिया, ठीक है, और मुगल फिर से विजय हो जाते हैं। और इस प्रकार जज्जा कर पुनः यहीं से लग जाता है। चलिए चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे एक और विद्रोह, अकबर का विद्रोह। ठीक है, क्या है भाई साहब? अकबर का विद्रोह। अकबर का विद्रोह हुआ था 1681 के पास। कब? 1681 ईस्वी में। भाई साहब अकबर कौन था यार? अरे अकबर कौन था भाई साहब? अकबर कोई और नहीं, औरंगजेब का पुत्र था। अकबर क्या था? अकबर वाला, अकबर बीरबल वाला अकबर नहीं है, ठीक है, उनकी तो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अकबर क्या था भाई साहब? ये औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब का, जेब का क्या था? पुत्र था। चलिए, ठीक है, देखिए, और विद्रोह का कारण क्या था? अगर विद्रोह के कारण को समझते हैं तो विद्रोह का कारण क्या था कि अकबर जो है औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता को गलत ठहरा दिया था, धार्मिक कट्टरता से परेशान थे। ठीक है, अकबर औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता को क्या किया था? गलत बताया था। क्या बताया था भाई साहब? उनके पुत्र ही नहीं, ठीक है, क्या किया था? गलत बताया था। क्या है? गलत बताया था कि पापा जी ये जो कर रहे हैं ना धार्मिक कट्टरता, ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखा है। आप जो है चैन सुख की नींद नहीं कैसे सो पाते हैं? आप चैन से कैसे नींद ले पाते हैं ऐसी धार्मिक कट्टरता रखकर? ठीक है, तो इस प्रकार से गलत ठहराया था। और अकबर के बारे में कहा जाता है, ठीक है, अकबर के बारे में कहा जाता है कि ये अकबर जो है अपने पिता के विरुद्ध धार्मिक सहिष्णुता अपना रहे थे। ठीक है, अपने पिता के, ठीक है, विपरीत बोल सकते हैं। अपने पिता, और पिता कौन है भाई साहब? औरंगजेब। औरंगजेब अपने पिता औरंगजेब के विपरीत, ठीक है, ये क्या थे? धार्मिक सहिष्णु रहते थे। धार्मिक क्या थे? सहिष्णु थे। सहिष्णु, ठीक है, क्या थे? धार्मिक सहिष्णु। और धार्मिक सहिष्णु कहने का मतलब है कि भाई सब, सबका धर्म, सभी के धर्म को हम क्या बोलते हैं? समान माने। ठीक है, अगर मैं अपने धर्म को जो है जो सम्मान देता हूँ, ठीक है, जो इज्जत देता हूँ, वैसे सम्मान अगर आप सभी धर्म को देते हैं, वैसी सभी धर्म को इज्जत करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप धार्मिक सहिष्णु। ठीक है, तो अकबर क्या था? अपने पिता के विपरीत धार्मिक सहिष्णु था, लेकिन जो अकबर था वो धार्मिक कट्टरता था। ठीक है, कहने का मतलब, सॉरी, जो औरंगजेब थे वो धार्मिक कट्टरता था, कहने का मतलब औरंगजेब धार्मिक असहिष्णु। और इसलिए औरंगजेब की इस नीति को गलत ठहराया था किसने? अकबर ने। और ये इसी कारण से क्या किया? विद्रोह कर दिया। चलिए, और ये भाई साहब जो अकबर थे, कहा जाता है अकबर प्रभावित था, प्रभावित था। ठीक है, जैसे कि हम किसी ऐसे जो है
विद्वान लोगों से प्रभावित होते हैं, विद्वान लोगों के संपर्क में आने से हम क्या है, ठीक है, उनकी विचारधाराओं, ठीक है, को अपना लेते हैं। वैसे अकबर ने क्या किया था, प्रभावित था, किससे प्रभावित था, राजपूतों से प्रभावित था, राजपूतों से। और राजपूतों से कहने का मतलब है, एक तो और जो है मारवाड़, मारवाड़ शासक से प्रभावित थे, ठीक है, और दूसरा जो है मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक राजस्थान के जो राजपूत है, मारवाड़ शासक, अभी हम देखें अजित सिंह, अजित सिंह से ये प्रभावित थे, और मेवाड़ शासक जय सिंह से ये प्रभावित थे, ठीक है। और इन्हीं कहा जाता है कि अकबर इनके प्रभाव में आकर, ठीक है, इनके प्रभाव में आके अपने पिता का विद्रोह किया था। चलिए, कहा जाता है कि इन दोनों ने, किन दोनों ने भी, अजित सिंह और जय सिंह ने ये कहा था कि यदि आप, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपके पिता को हम गद्दी से हटाएं, इस धार्मिक कट्टरता बहुत है, वो भाई साहब उनमें कूट कूट कर भरी है, ठीक है, अगर आप शासक बनना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने पिता को गद्दी से हटाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए, हमारी बातें मान लीजिए, उनका विद्रोह के लिए विरोध किए, और इसी कारण से विद्रोह कर दिए। बाद में क्या होता है कि अजित सिंह और जय सिंह के बारे में ये पता चलता है कि भाई साहब इन्होंने अब उनके पुत्र अकबर का साथ दिया है, इसलिए, ठीक है, इनको ढूंढने निकल जाता है, और अकबर, ठीक है, का साथ छोड़ देते हैं बाद में अजित सिंह और जय सिंह। जब पता चलता है कि भाई साहब इनके पिताजी पीछे पीछे आ रहे हैं, जब इनका मैं साथ दूंगा, अकबर का साथ दूंगा, तो उनके पिताजी औरंगजेब को छोड़ेंगे नहीं। तो अजित सिंह और जय सिंह जो है क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, साथ नहीं देते। और कहा जाता है कि बाद में अकबर क्या करते हैं भाई साहब, अकबर अब कहाँ पहुंच जाता है, अकबर कहाँ पहुंच जाता है, अकबर जो है शिवाजी के पास पहुंच जाता है, शिवाजी के पास पहुंच जाता है, और शिवाजी के पास के बाद वो दक्षिण भारत में पहुंच जाता है, ठीक है, दक्षिण भारत में पहुंच जाता है, भारत में चला जाता है। और यहीं पर कहा जाता है कि, ठीक है, कि अकबर को ढूंढते हुए औरंगजेब, औरंगजेब क्या है, अकबर को ढूंढते हुए, अकबर को खोजते हुए, ढूंढते हो कि मेरा बेटा, ऐसा नहीं कि मेरा बेटा कहाँ गया है, ठीक है, उनको मार डालने के लिए, जो भी क्या करने के लिए, क्योंकि विद्रोह किया था, ठीक है, तो अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, अपने पिता को नहीं छोड़ा, तो अपने पुत्र को क्यों छोड़ेगा, ठीक है। तो अकबर को खोजते हुए, कहा जाता है खोजते हुए, वो क्या है, वे क्या गए, दक्षिण भारत चले गए, दक्षिण भारत आ गए। और यहीं पर कहा जाता है उनका 25 वर्ष, औरंगजेब का 25 वर्ष यहीं पर बीता है, कहाँ पर, दक्षिण भारत में बीता है, दक्षिण भारत में बीता था इनका क्या है, 25 वर्ष। और बाद में ये पता चलता है कि अकबर खुद कहाँ चले जाते हैं, फारस भग जाते हैं, भग जाते हैं, ठीक है, अकबर कहाँ जाते हैं, खुद फारस भग जाते हैं, और इसी फारस में कहा जाता है कि अकबर की कहीं मृत्यु हो जाती है, और बाद में फिर औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से कहानी रही है किसकी, इनके पिता जो है पुत्र ने भी क्या किया था भाई, विद्रोह कर दिया था, ठीक है, इनके क्या है, पुत्र ने भी क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो ज्यादा कुछ कहानी नहीं बाकी था, जो है इनके अंतर्गत बस यही कुछ विद्रोह की बातें हम कर रहे थे, और यही विद्रोह बाकी था, तो सब चीज हो गया। बीजापुर का भी जो है क्या हुआ था, विद्रोह देखने को मिला था, ठीक है। तो इतना ही काफी है, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पिछले क्लास जो है देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर इनकी परिचय की बातें हमने किए थे, औरंगजेब से संबंधित। देखिए, औरंगजेब से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हमने बात की थी, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही जो है क्या है, बेहतर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा था
ठीक है, 10वें नंबर की क्लास में हम देखे थे कि देखिए परिचय वगैरह हम बात किए थे। तो ये सारी चीजें जो पिछले क्लास में हम देखे थे, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये पहला औरंगजेब की जो पहली क्लास मैंने लिया था, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अभी जो क्लास लिया उससे। ठीक है, तो याद रखिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या है भाई साहब, इम्पोर्टेंट है ये क्लास। और ये क्लास तो आप जो है इसमें से सिर्फ जो है मराठा जाट और सिख विद्रोह, इतना ही जो विद्रोह के बारे में याद रखें, या तो सबको बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि किनके बीच जो है इनका सामना हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से औरंगजेब की भी कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, औरंगजेब की कहानी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए, और औरंगजेब के बाद हम बात करेंगे, अब क्या करेंगे, मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था की हम बातें करेंगे। चलिए, तो पूरी कहानी जो है शासक की पूरी बातें हो चुकी है, अब बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, क्या देखेंगे भाई साहब, मुगल कालीन जो है प्रशासन व्यवस्था की हम बातें करेंगे। ठीक है, मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए, मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था में हम देखेंगे, एक तो केंद्रीय प्रशासन, भाई साहब क्या देखेंगे, केंद्रीय प्रशासन की बातें करेंगे, केंद्रीय प्रशासन, फिर हम बातें करेंगे प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन केंद्र के बाद प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन के बाद हम बातें करेंगे स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, क्या है, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। केंद्रीय जो है प्रशासन व्यवस्था में एक तो सर्वो सर्वा कौन होता है, राजा होता है या सम्राट होता है। ठीक है, या हम इस समय बोल सकते हैं सुल्तान होगा। ठीक है, क्योंकि किसकी बातें कर रहे हैं, मुगल कालीन, तो सुल्तान की बात, और साथ ही साथ मंत्री परिषद जरूरी है। ठीक है, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए, मंत्री परिषद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, फिर सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था की बातें करेंगे, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था की बातें करेंगे, साथ ही साथ जो है अर्थव्यवस्था की बातें करेंगे, अर्थव्यवस्था की बातें करेंगे। प्रांतीय प्रशासन किस पर चलता था, सूबेदार की जो है सूबेदार रखे थे। ठीक है, सूबेदार के अंतर्गत देखने को मिला था, वो हम देखेंगे। स्थानीय प्रशासन में आप देखने को मिलेगा, जिला की बात करेंगे, जिले, फिर जिले में आप देखें, जिले के बाद परगने की बात करेंगे, परगने के बाद तो सबसे छोटी क्या क्या होती है, ग्राम होती है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा चीजें जो है देखने को मिलेगा, ये सभी मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था। लेकिन हम चाहते हैं ये प्रशासन व्यवस्था अच्छे से हम देखें, क्योंकि बीच क्लास में मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ये मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छे से हम इसको देखेंगे। तो ये मान के चलिए प्रशासन व्यवस्था तो 2 क्लास का रहेगा। ठीक है, तो 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा प्रशासन व्यवस्था वगैरह। ठीक है, तो इसको हम आज यहीं पर रखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर रखेंगे आज, और कल की क्लास में प्रशासन व्यवस्था हम देखेंगे। ठीक है, तो आज भाई साहब यहीं पर रख लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो है कल की क्लास में हम देखेंगे प्रशासन व्यवस्था, मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था, जहाँ पर और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको कल बताऊंगा, और बहुत सारी चीजें जिसमें स्थापत्य कला वगैरह है, संगीत कला वगैरह है। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था।